अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है हमारा कि हम फिजिक्स के सिलेबस, ट्रेंड और इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद आज हम ये जानना चाहते हैं कि एनडीए में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं एनडीए 2020 की तैयारी, डेट्स आ चुकी हैं। अब डेट्स के बाद हम देखना चाहते हैं कि जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, टाइम कम है, कैसे हम क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करके टू द मार्क्स नंबर लाएं, उस पर हम बात करेंगे। आज हमारे पास एक 25 क्वेश्चंस का सेट है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके 2020 एनडीए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बेनिफिशियल होगा। अब वो बेनिफिशियल होगा कैसे, हम एक ही चीज़ को कैसे जल्दी करेंगे, टाइम कैसे बचाएं, कैसे देख के टिक करें या उसको सॉल्व करने पे जाएं। आप सबको पता है कि एनडीए का जो पेपर होने वाला है, ये उम्मीद है कि मोस्ट थ्योरेटिकल पेपर होगा, लेकिन उसके लिए भी हमको सब कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करे कैसे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन SI यूनिट। आप सबको पता है कि पूरक राशियां क्या होती हैं, जिनको हम लोग हमने जब सिलेबस स्टार्ट किया तो हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते थे, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो दो क्वांटिटीज ऐसी थी, एंगल और सॉलिड एंगल, जिनको हम ना ही फंडामेंटल में रख पा रहे हैं और ना ही डिराइव्ड में। तो उनके लिए हमने एक अलग कैटेगरी बनाई जिसको हमने बोला सप्लीमेंट्री यूनिट्स, संपूरक मात्रक। तो कितने हुए, दो हैं, वो दो क्वांटिटीज हैं। कौन सी, एक एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, तो उनके मात्रक दो हैं, एक कौन सा, रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 1 लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष के बराबर कौन है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, वर्ष, ईयर ये तो टाइम के लिए है और यहां पे मीटर में दिया गया है। तो लाइट ईयर क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल के अंदर लाइट जितनी दूर जा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो कैसे निकालें इसको निकालने के लिए एक साल में कितने दिन, 365.4 भी लिख सकते हैं। 365 हम लोग मानते हैं, लेकिन ये होता है 365.4 मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या है, दिन है। अब ये 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डे में आ गया, ये आर में कैलकुलेट हो गया। अब आर को मिनट में, मिनट को सेकंड में, ये क्या मिल गया, टाइम। और लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो टाइम लिखा गया है ये एक साल का सेकेंड में टाइम है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 लाइट ईयर, विच इज इक्वल्स टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। Means option C is the correct option. 9.46 × 10⁻15 मीटर is the distance। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, दिया रहेगा ढेर सारा यूनिट, पूछेगा कौन सा किस चीज के लिए यूनिट है। तो जहां पे हम लाइट ईयर देखेंगे तो लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है, लाइट ईयर यूनिट है किसका, मीटर। मीटर का मतलब डिस्टेंस का, लाइट ईयर में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो कौन सी डिस्टेंस है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम कौन सी दूरी कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आए, द लीस्ट काउंट ऑफ वॉच। एक वॉच है जिसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस पे थोड़ा सा।
द लीस्ट काउंट ऑफ वॉच इज 0.1 सेकेंड। व्हाट इज लीस्ट काउंट? अल्पतमांक क्या होता है? द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड करेक्टली, मीन्स ये इसका क्या है? मैक्सिमम एरर है। तो ये क्या मिल गया आपको? मैक्सिमम एरर डेल्टा टी मिल गया कितना? 0.1 सेकेंड। और क्या दिया गया है? द पेंडुलम टेक्स 20 सेकेंड इन 20 ऑसिलेशंस। ओके, मींस पर ऑसिलेशन कितना ले रहा है वो? एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 1 सेकेंड। 20 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, सो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड हुआ। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। एब्सोल्यूट एरर मिल गया हमको, और ये 20 सेकेंड टाइम पीरियड था, 20 ऑसिलेशन, मींस एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हुआ? 1 सेकेंड हुआ। एक घड़ी का अल्पतमांक वही फिर से। अब हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू क्या होता है? फार्मूला आपको पता होगा, क्या लिखते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज एरर चाहिए हमको टाइम पीरियड का, तो परसेंटेज एरर चाहिए टाइम पीरियड का, तो कैसे निकालें? एक्चुअल एब्सोल्यूट एरर देखें, एब्सोल्यूट एरर कितना है? जो मैक्सिमम एरर हो सकता है, और वो लिस्ट काउंट से हमको पता चल रहा है, डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू, जो टाइम पीरियड लग रहा है एक्चुअली वो कितना है? 1 सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई 100। कितना मिल गया? ये 10% का एरर होगा। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10% की त्रुटि होगी इसमें। इज इट क्लियर? तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, एक तो फॉर्मूला लगा करके, दूसरा जब आप प्रैक्टिस करते रहे होंगे काफी टाइम से, तो जैसे ही आपने देखा कि लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है और टाइम पीरियड 1, मतलब कैसा है? 10 टाइम्स है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्चुअल टाइम मिल जाएगा 100। परसेंटेज एरर कितना है? 10%। डायरेक्ट भी आप कह सकते थे कि 10% है। ठीक, तो दो मेथड आपके पास है, एक तो आप कैलकुलेट करके निकालें, दूसरा आपने देखा लीस्ट काउंट, मीन्स जो आपका एब्सोल्यूट है, और जो एक्चुअल टाइम पीरियड लग रहा है उसका रेशियो, तो 1:10 मतलब 10% का एरर हो सकता है वहां पे। क्वेश्चन 4, 541800, ये नंबर दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंकों की संख्या पता करना है, कितने सार्थक अंक हैं। अब नंबर क्या दिया हुआ है? 541800। अब इस पे लॉज लगाते हैं। ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, सो 1 2 3 4 मिल गया 4। ये जीरोज होंगे सिग्निफिकेंट कि नहीं? यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि जो जीरोज हमको दिख रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। आंसर नो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जीरोज आ रहे हैं ये किसी भी डेसिमल से रिलेट नहीं कर रहे हैं, और हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड लॉ में, द जीरोज बिफोर एन एज्यूम्ड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। किसी भी माने गए दशमलव बिंदु के, काल्पनिक दशमलव बिंदु के पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो ये सार्थक अंक नहीं है। तो सार्थक अंक कितने हुए? 1 2 3 4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे केवल 4 सार्थक अंक होंगे। एक दूसरी बात भी हम लोगों ने जानी थी कि अगर इसके साथ यूनिट होता या हमने उसको मेजर किया होता तो सार्थक अंक 7 हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सार्थक अंकों की संख्या 4। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? हमको ये क्वांटिटी दी हुई है, उसके बगल में उसका डायमेंशन दिया हुआ है, एंड वी हैव टू नो विच वन इज इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है m की पावर 0 t की पावर 0। हम सबको पता है अगर किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब 1 होता है, मतलब यहाँ पे मास का डायमेंशन नहीं है, टाइम का डायमेंशन नहीं है, केवल डायमेंशन है l क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है?
लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यूब, ये सही है। हमको ढूंढना कौन सा, इनकरेक्ट, गलत वाला ढूंढना है। फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी के लिए मास, मीटर के लिए लेंथ और पर सेकेंड स्क्वायर के लिए टाइम। क्यों, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही तो लिखा है, पर सेकेंड के लिए t⁻⁻², मतलब ये भी सही है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए l, पर सेकेंड के लिए t⁻⁻1। 3 सही है, मतलब चौथा ही गलत होगा रिलेशन। हमारे लिए यही आंसर है, लेकिन इसको भी चेक करें, क्या पता सही है कि गलत है। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी में क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, मतलब मास होना चाहिए। और ये क्या कह रहा है, मास m⁻0 है ही नहीं, गलत। L का क्यूब ठीक है, टाइम नहीं होना चाहिए लेकिन टाइम है। सो हमारे लिए ये सही ऑप्शन है, क्योंकि ये रिलेशन सही नहीं है। हमको पता करना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो डेंसिटी का यहाँ पे जो डायमेंशन लिखा गया है वो सही नहीं है। तो जब सही नहीं है तो इसका मतलब यही ऑप्शन हम ढूंढ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि बीमाहीन है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, विकृति डेल्टा L/L, मीन्स इसका भी डायमेंशन L और इसका भी डायमेंशन L, मतलब ये क्या मिल गया, L⁻0, डायमेंशनलेस। रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व, ये क्या होता है, किसी के सापेक्ष किसी का घनत्व। तो इसमें क्या होएगा, जैसे मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों का यूनिट बराबर तो डायमेंशन भी बराबर, मीन्स इसका डायमेंशन mL⁻³ डिवाइडेड बाय, चाहे जिसकी डायमेंशन हो यूनिट तो सेम होगी। तो इसका मतलब ये भी कैसा मिलेगा हमको, डायमेंशनलेस। दो डायमेंशनलेस हो गए, ये एक समस्या की बात है। फिर आगे देखें कि क्या और भी है। एंगल, वी नो एंगल डोंट हैव एनी डायमेंशन, एंगल डायमेंशनलेस है, इसीलिए तो इसको संपूरक बोल रहे हैं हम, सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं। सो ऑल 3, ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी कैसे हैं, ये सभी डायमेंशनलेस हैं। ठीक, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं इसको। Given that F is equals to AT plus BT square, where F is force, T is time, the dimension of A and B respectively, दिया गया है F is equals to AT plus BT square, एक इक्वेशन दिया गया है जहां F फोर्स बल को रिप्रेजेंट कर रहा है, T टाइम समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको A और B का डायमेंशन पता करना है। अब A और B का डायमेंशन पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, मींस जो फोर्स का डायमेंशन है वही AT का होना चाहिए और वही BT स्क्वायर का भी होना चाहिए। निकाले फोर्स का डायमेंशन mL⁻⁻², दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। यही किसका होना चाहिए, A का और T का डायमेंशन T होगा। तो T उधर से अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, mL⁻⁻3, ये किसका मिल गया डायमेंशन, A का। mL⁻⁻3 D में मिला, D ऑप्शन सही है, बाकी किसी में है ही नहीं है, केवल एक को सॉल्व किया मिल गया। ठीक, अब कंफर्म कैसे करें कि B का भी ऐसा ही होएगा, B के पास क्या डिफरेंस है। अगर हम B के लिए लिखें तो क्या मिलेगा हमको, mL⁻⁻2 फोर्स का है इज इक्वल्स टू B, और इसके साथ क्या है T स्क्वायर, ये इधर आएगा। अब ये जब इधर से इधर ले आएंगे तो पावर कैसा होएगा, तो हम यहां पे देखें कि जब T को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, mL⁻, इसको इधर ले आएंगे तो पावर
तो इसका पावर हो जाएगा -4, तो हो गया ml t की पावर -4, ये हमको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दिया गया है वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेक्टर इनटू वेक्टर मींस एक सदिश राशि का क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान रखें कि वेक्टर को मल्टीप्लाई अगर करें तो वेक्टर में हम दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या दिख रहा है सिंबल, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाइन्थ देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स इन द गिवन फिगर विल बी। चित्र में दिए गए सदिशों का परिणामी मान होगा। चित्र हमको दिया गया 8 यूनिट और 6 यूनिट, इनका वेक्टर एडिशन करना है। तो इसका वेक्टर एडिशन कैसे करें, फॉर्मूला है हमारे पास। कैसे, जो भी हमारे पास रिजल्टेंट r इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये होता है। परपेंडिकुलर है तो cos की वैल्यू 0, cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 2pq cos थीटा पूरा का पूरा 0। हमको क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाल के उसका रूट कर देना है। सो इजी, मिल गया। करें कैसे, p की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 100, मतलब कितना 10 यूनिट इज द आंसर। कितना सिंपल है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से निकाल सकते हैं, या इसका एक और ऑप्शन है जिसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है ये, तो हम इसको कैसे मिलाते, इस तरीके से निकालते हैं यहाँ से। तो इस पे आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते। पाइथागोरस क्या कहता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन बताता है। क्या बोलता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो फिर भी वही मिलेगा आपको 10 यूनिट। तो ये दूसरा तरीका है, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इन द गिवन फिगर। चित्र में दिए गए दो सदिशों के अंतर का मान है। हमको मैग्नीट्यूड बताना है कि जो फिगर्स दो दिख रहे हैं हमको, एक दिख रहा है 7 यूनिट जिसकी डायरेक्शन इधर है, एक दिख रहा है 3 यूनिट जिसकी डायरेक्शन इधर है। इसका डिफरेंस पता करना है। आप इसका डिफरेंस पता करें तो डिफरेंस क्या होगा, 7 माइनस 3 कर दे तो 4 मिल जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है क्या, आंसर इज नो। इसकी डायरेक्शन कैसी है, इधर है। तो अगर इसको ऐड करें, ठीक, ग्राफिकली ऐड करें तो 7 और 3 ऐड कर दिया तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। माइनस करना है 7, इसकी डायरेक्शन उल्टा करेंगे और इधर, तो क्या हो गया 7 + 3 कितना 10 यूनिट। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं 4, लेकिन सही कौन सा है, 10 यूनिट। क्यों, माइनस कर रहा है ना, तो वेक्टर का माइनस करने का क्या मतलब हुआ, उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो 3 कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 1 2 3, ये 3 यूनिट हो गया। तो सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इसका मतलब अब कितना हो जाएगा उसका डिफरेंस, 10 यूनिट। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हुज एडिशन कैन बी 0। सदिश योगफल शून्य देने वाली असमान बलों की संख्या, मींस अनइक्वल फोर्सेस हैं, उनको आप ऐड करें और उनका जो रिजल्टेंट मिले वो 0 मिले, तो कितना फोर्स होना चाहिए। तो ऐड करना है तो ये तो नहीं हो सकता, अकेले तो ऐड होएगा नहीं, तो 2 3 4 इतने ऑप्शन है आपके पास। तो अगर 2 अनइक्वल फोर्सेस को सामने सामने भी जोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, इधर भी जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट मिलेगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। और कह रहा है मिनिमम। अब मिनिमम हम 2 को ऐसे ऐड कर देते हैं, एक तीसरा फोर्स इधर से लगा देते हैं, मीन्स हम एक फोर्स ऐसा F1 ऐड कर देते, दूसरा फोर्स ऐसा F2 ऐड कर देते, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो फोर्स F3 कर देते। सो इट कैन बी बैलेंस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 4 में भी बैलेंस हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, लेकिन वो मिनिमम पूछ रहा है ना कि कैसा
हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल। तो हमको क्या चाहिए, कम चाहिए, तो मिनिमम नंबर चाहिए, तो हमने मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, कम से कम 3 बल चाहिए। पिक अप द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी 4 न्यूटन। हमको एक ऐसा रिजल्टेंट चाहिए जिसका इन पेयर में से ऐसे वेक्टर्स को हमको ढूंढना है जिनका रिजल्टेंट 4 न्यूटन ना आए। तो अब इसके लिए आपने पढ़ रखा है एक बड़ा अच्छा सा कि हम इसको क्या करते हैं, अभी हमने फॉर्मूले से किया, तो अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन इनको एक डायरेक्शन में जोड़ देंगे तो 4 न्यूटन। तो हम सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो अगर 2 न्यूटन ऐसे से जोड़ दिया तो अपने आप 2 न्यूटन का रिजल्टेंट 4 न्यूटन मिल गया, मतलब ये नहीं है। इसी तरीके से 3 न्यूटन और 1 न्यूटन को ऐड कर देंगे तो भी 4 मिल गया, सो ये भी सही नहीं है। इसमें क्या करें, 6 न्यूटन में से 2 माइनस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 4 न्यूटन इसमें भी मिल सकता है। लेकिन 8 में अगर ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा और मिनिमम माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। तो यहां पे एक चीज याद रखें कि 2 वेक्टर्स को जब हम अलजेब्रिकली ऐड कर दें, मतलब 2 + 2 कितना होएगा, 4, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम क्या होएगा, 2 - 2 0। मींस 2 वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे, जब भी हम 2 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उससे ज्यादा वैल्यू उसकी कभी नहीं मिल सकती है। मिनिमम में क्या करें, उनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर दीजिए। तो इनका जो रिजल्टेंट है, एंगल बदलते जाइए आप, वेक्टर में एंगल बदल देंगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो 0 से 4 के बीच में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको, इट विल लाई बिटवीन 2 न्यूटन टू 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन बन रहा है। ये कहाँ करेगा, ये 4 न्यूटन से लेकर के 8 न्यूटन तक लाई करेगा। इस तरीके से इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें, 8 - 2 कितना, 6 न्यूटन टू 10 न्यूटन। तो 6 और 10 के बीच में कहीं पर आएगा 4 न्यूटन, आंसर इज नो, 4 नहीं आ रहा है। सो यही तो हम ढूंढ रहे थे कि जिसका रिजल्टेंट कभी भी 4 न्यूटन ना हो। इसको आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, जो हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे, कौन सा, R = रिजल्टेंट वाला, R = √p² + q² + 2pq cos θ। तो रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 4 का स्क्वायर। देखें अगर ये ऐसा हो सकता है तो cos की एक पॉसिबल वैल्यू हमको मिलेगी, 8 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × 8 × 2 cos θ नहीं पता है हमको, कितना हो गया, 16। ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो गया ना, रूट हटा दीजिए। 64 + 4 + 32 cos θ। इसको इधर ले आए, कितना हो गया वैल्यू, 68 + 16 = 32 cos θ। ये वैल्यू कितनी मिल गई, 16 माइनस कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, -52 मिला ये वैल्यू, = 32 cos θ। तो cos θ = कितना मिल गया, -52 / 32। ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ऐसा कोई भी एंगल संभव नहीं है। क्यों, cos की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करती है, cos वैरी करता है +1 से लेकर के -1। ये -1 से भी कम हो गया तो ये cos के अंडर में नहीं आता है, इसका मतलब ऐसा कोई भी एंगल पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से अगर आपको ये याद रहता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और नहीं याद रहता है तो ये फॉर्मूलेटिकल मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी इसको निकाला जा सकता है। तो ये 3 मेथड है जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। a + b का परिमाण b + a के परिमाण के ऑप्शंस दिए गए हैं, भरना है, इक्वल है, अनइक्वल है, कह नहीं सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ a + b इज, ऑप्शन भरना है, बी द मैग्नीट्यूड ऑफ b + a।
अब a प्लस बी या b प्लस ए, इसकी बात करें तो हमको पता है जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के। कैसे? अगर इसको हम ग्राफिकली देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हम माने हमारे पास ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो हम एक पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ कर दें यहाँ पे ऐसा, तो ये हो गया वेक्टर b और ये हो गया वेक्टर a। रिजल्टेंट इसका ये होने वाला है। पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर भी वही रिजल्टेंट हो रहा है जो b प्लस ए हो रहा है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। ठीक, तो यहां से हमको क्या मिल गया, b प्लस ए इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम इक्वल बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, फॉर यूनिट वेक्टर्स i j k, इकाई सदिश i j k के लिए i कैप क्रॉस i कैप, j कैप क्रॉस j कैप, k क्रॉस k, तो हमको i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k दिया गया है। व्हाट वी हैव टू फाइंड कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो अब हम देखें कि अगर हम ऐसा फॉर्मूला देख लें, a क्रॉस b लिखते हैं तो क्या मिलता था हमको, ए बी साइन थीटा एन कैप मिला। तो इसमें हमको पता करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ऑप्शंस हैं 0, 1, √2, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे साइन थीटा को देखते हैं, ए की वैल्यू 1 है, मीन्स जो हम देखें, अगर हम ऐसा कहें आई कैप क्रॉस आई कैप तो 1 मीन्स मैग्नीट्यूड कितना है 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर साइन थीटा कितना, साइन 0 और एन कैप। तो साइन 0 की वैल्यू 0 मीन्स किसी भी नंबर में कोई भी 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा क्या, 0। इन दोनों के j और j दोनों कैसे हैं, j और j के बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है। तो इनका आंसर कौन सा मिला हमको, 0। इज इट क्लियर ना। किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन में संबंध, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट से, विच वन of the following is the correct relation between distance and displacement. So what is distance? Distance is the actual path traveled by the object and displacement is the shortest distance. Displacement क्या है, shortest distance है। तो मतलब displacement क्या होगा, छोटा होगा। देखिए किसमें displacement छोटा दिख रहा है, या एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन चल रहा होगा तो ये यहां से गया, ए से गया बी तक। इस केस में केवल यही एक केस है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा। जब वस्तु की गति एक सरल रेखीय गति होगी, यही एक कंडीशन है जब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट एक केस में होगा। तो हम देखें ऑप्शंस, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन हमेशा होगा। एक केस में क्या होगा, तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन सही है। अच्छा अगला देखें, क्या ये भी सही होगा, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो और डिस्टेंस कम हो। ये भी यही कह रहा है, ज्यादा हो या बराबर हो, बराबर तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये भी सही नहीं है। और तो हमको ये बोला नन ऑफ दिस, तो हमको एक मिल गया है, सो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। If the initial velocity of a body is u and acceleration a, then the expression of distance s traveled by a body in nth second. यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u त्वरण a हो तो वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी s का व्यंजक होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ये बहुत आसान है और आप इसको डिराइव कर सकते हैं। nवें सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालते हैं, n सेकंड में चली गई दूरी माइनस n-1 सेकंड में चली गई दूरी से हम इसको निकालते हैं। Sn माइनस S1-1, तो केवल n सेकंड में चली गई दूरी बच जाएगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, u प्लस a/2 2n-1। The velocity of a body is constant
द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, देन कैन इट्स स्पीड बी वेरिएबल। किसी वस्तु का वेग स्थिर है परंतु क्या उसका स्पीड चाल परिवर्तनीय हो सकता है? क्लियरली नो, नहीं हो सकता है। उल्टा कर दें अगर, कि अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरी कर सकती है, हाँ तो हो सकता है। क्यों? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अब हम अगर यहाँ पे देखें कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी अगर बदली तो स्पीड बदल जाएगी। लेकिन अगर हम यही चीज बोले कि जब हम डायरेक्शन पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक, लेकिन अगर डायरेक्शन बदली, डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया तो वेलोसिटी चेंज होगी जबकि स्पीड नहीं बदली। तो इस केस में नो। अगर ये कहता कि हाँ वेलोसिटी उसका वेरी कर सकता है कांस्टेंट स्पीड पे, तो हाँ कर सकता है। अ पार्टिकल मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कैसा है? पार्टिकल इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसकी चाल जीरो है क्या? अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। एक्सीलरेशन कैन बी जीरो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों जीरो? व्हाट इज एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रही क्या? नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है ना, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सीलरेशन जीरो। चेंज ही नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। और चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, नहीं है ही नहीं एक्सीलरेशन। इट्स स्पीड इज वेरिएबल। अभी हमने पीछे डिस्कस करा कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो स्पीड वेरी नहीं कर सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ द डिस्टेंस और पोजीशन टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन इट रिमेन। मतलब अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हम एक दूरी समय ग्राफ की बात करें और जो उसका लाइन है वो पैरेलल है, समांतर है किसके? टाइम एक्सिस को। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो माइंड में एक ग्राफ प्लॉट करें, नहीं हो पा रहा है तो आप कॉपी में प्लॉट करें। तो जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे पोजीशन या डिस्टेंस, इधर ले लीजिए टाइम ग्राफ। कह रहा है टाइम ग्राफ के पैरेलल है, मतलब पोजीशन नहीं बदल रहा है ना, बदल क्या रहा है? टाइम। टाइम को हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या बताता है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वस्तु विराम अवस्था में है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन तो बदल ही नहीं रही है, पोजीशन तो यही बनी हुई है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी पोजीशन नहीं बदल रही है, टाइम केवल बदल रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। If a body is thrown vertically upwards with initial velocity u, then the value of maximum height covered by the body। हमको u और g के टर्म में पता करना है कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट पे जाने का मतलब, अब इसमें थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितना? u। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कहाँ मिलेगा? मैक्सिमम हाइट पे। फाइनल वेलोसिटी कितना? जीरो। मैक्सिमम हाइट दे दिया गया है h और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g काम करने वाला है इसमें। तो हम देखें ऐसा जिसमें v आ जाए, u आ जाए, h आ जाए, तो हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दिख रहा है। वो कौन सा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है ये रिलेशन। तो v की वैल्यू कितना दिख रहा है? जीरो। u की जगह पे u दिया हुआ है -2। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि g क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है, और h ही दिया गया है। तो हमको ये क्या मिल गया? इसको इधर ले आए, क्या मिल जाएगा? 2gh इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g is the correct answer. A particle experiences a constant acceleration for 6 seconds after starting from rest. रेस्ट से चल करके एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 सेकंड के लिए एक्सपीरियंस करता है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x1। वो पहले तो अब हम मान लेते हैं कि वो पूरा जो डिस्टेंस चलता है दैट इज s। तो हम यहाँ से बोले कि वो s1 चला पहले 2 सेकंड में,
फिर S2 चला दूसरे 2 सेकंड में, फिर आखिरी में चला S3 लास्ट सेकंड, 6 सेकंड में इस तरीके से वो चला। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे दिया हुआ है u इज इक्वल्स टू 0, तो हमको पता करना है S1 S2 S3 का रेशियो। तो इसको करने का एक तो हमारा सिंपल तरीका जो बड़ा वाला है उसको भी करके देख लेते हैं। कौन सा? S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S1 इज इक्वल्स टू यू टी तो 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मान लेते हैं a, टी स्क्वायर मतलब कितना? 2 का स्क्वायर। तो S1 कितना मिल गया हमको? 2a मिल गया, S1 मिल गया 2a। अब S2 निकालें, S2, अब S2 देखें तो S2 कितना होगा? अब यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? या इस पूरे का हम 4 सेकंड का निकाल लें और उसमें से 2a माइनस कर दें। तो S2 के लिए हम क्या कर रहे हैं? केवल S2 निकाल रहे हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं S1 माइनस S2 भी लिख सकते हैं। लेट्स से दिस इक्वेशन 1, S1 प्लस S2 के लिए निकालें तो ut 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन वही a है, टाइम कितना मिल गया S1 प्लस S2 के लिए? 4 का स्क्वायर। तो S1 की जगह क्या लिख सकते हैं? S1 की जगह पे 2 ही लिख सकते हैं, प्लस S2 इज इक्वल्स टू ये कितना मिल गया? 8a। S2 कितना मिल गया? 6a। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब अगर इन दोनों का ही रेशियो निकालें तो कितना मिल रहा है? 1:3। यहां से भी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ये सही है, लेकिन अभी तीसरा नहीं मिला हमको, उसको भी फाइंड करते हैं। तो उसको भी फाइंड करने के लिए आप पूरा भी ले सकते हैं। S1 प्लस S2 आपके पास है, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 8a, उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे? S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी 0, हाफ ए टी का स्क्वायर कितना हो गया? 6 का स्क्वायर, 36 डिवाइडेड बाई 2 18। ये कितना मिला? S1 प्लस S2 की जगह लिख सकते हैं 8a प्लस S3 इज इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पे? 36 डिवाइडेड बाई 2 18a, मतलब ये कितना मिल गया हमको? S3 इज इक्वल्स टू कितना मिला? 10a मिल गया। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो इसका रेशियो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 इज इक्वल्स टू 2a रेशियो 6a रेशियो 10a। 2 से कैंसिल कर दीजिए, सबका रेशियो निकालना है। तो क्या मिल गया? 1:3 रेशियो 5। ये तो बात हो गई कि हम डिटेल में सॉल्व करें, या इसमें एक और तरीका है कि हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वो तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u कितना दिया हुआ? 0, एक्सीलरेशन है, टाइम कितना? तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल गई यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी भी कितनी मिली? 2a। तो फाइनल वेलोसिटी भी आगे रख करके दूसरा तरीका ये है। ये कौन सा है? मेथड सेकेंड, और ये फर्स्ट मेथड था। अब थर्ड देखें, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट चल रहा है और पर्टिकुलर एक इंटरवल है, 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, कितने भी टाइम का कांस्टेंट अगर इंटरवल है, तो हमेशा याद कर लीजिए थर्ड मेथड 1:3:5:7:9:11 इस रेशियो में चलेगा। कैसा? अगर ऑब्जेक्ट के उसमें क्या क्या कंडीशन है, कब लगेगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 और क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसके बाद टाइम इंटरवल बराबर। तो ऑब्जेक्ट चलेगा 1 रेशियो मीन्स ऑड रेशियो में, 1:3:5:7:9 इस तरीके से चलेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एनालॉगस टू डेफिनेशन ऑफ। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसका या किसकी परिभाषा मिलती है? वेलोसिटी। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? व्हाट इज दिस? क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कहता है ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और रिमेन एट यूनिफॉर्म मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अंटिल सम एक्सटर्नल एजेंट इज अप्लाइड। कुछ एक्सटर्नली हमको अप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स अपने से वो नहीं बदलता है, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो इससे हमको कौन सा
डेफिनेशन मिला फोर्स। कई लोग सेकेंड लॉ को भी बोलते हैं, नहीं तो सेकेंड लॉ से हमको क्या मिलता है, हमको उसका सेकेंड लॉ से मैग्नीट्यूड मिलता है। द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का गुण किसमें होता है? जड़त्व का गुण सब में होता है। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कोई भी बॉडी होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके पास मास है, मतलब उसके पास इनर्शिया। क्यों? वो रेस्ट पे होगा, मोशन पे होगा, तो हर अवस्था में उसके पास इनर्शिया होगी। A constant force is acting on a body. Which of the following quantity is constant? कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे हम क्या करें, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें, तो वो उस पे क्या है जो नहीं बदलेगा। अब इसमें तो एक हम ऐसे कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास बदलता नहीं है, तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो हम कह लें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स नहीं बदल रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। एक तो ये तरीका है, हमको पता चला कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। दूसरा, अगर हम कहें कि बाकी सबको देखें तो ये क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या कह रहा है, मोमेंटम एम इंटू वी। इसमें भी वेलोसिटी, इसमें भी वेलोसिटी है, और एक तीसरा वेलोसिटी दिया ही है। मतलब अगर वेलोसिटी बदल गई या वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो ये तीनों ही कांस्टेंट होते। तो ये तीन तो कांस्टेंट हो नहीं सकता क्योंकि ऑल ऑफ द अबव दिया नहीं है यहाँ, इस वजह से वेलोसिटी बदलेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन है कांस्टेंट भी एक्सेलरेशन, तो भी वेलोसिटी तो बदलेगी ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, अदरवाइज एक्सेलरेशन जीरो होता। तो एक्सेलरेशन है तो इसका वेलोसिटी बदलेगा, मतलब ये तीनों बदलेंगे तो बचा हमारे पास एक्सेलरेशन। द डैश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ फोर्स किससे मिलता है? फर्स्ट लॉ से। वेग की परिभाषा नहीं मिलती है। मेजरमेंट ऑफ फोर्स मिलता है, यहीं से तो मिला था ना, न्यूटन सेकेंड लॉ से मिलता है ना। द फोर्स अप्लाइड to the object is directly proportional to rate of change of momentum, F is equals to m into a। तो ये क्या है? measurement of force है। तो हमको measurement of force मिलता है किससे? measurement of force न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। This is the all about the questions. This is the first set of question. Stay tuned for the further questions। और आगे भी हम इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस के साथ आपको बताते रहेंगे कि कैसे हम तैयारी करें अपने आने वाले एनडीए एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।